नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। मैं आपका साथी वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। वैसे तो अपना जो भी चल रहा है वो MCQ सीरीज चल रही है, लेकिन एक मैंने आपको कल कहा था वीडियो में कि भाई एक कमेंट आया था, भाई कार्बन और उसके यौगिक का अपने को थोड़ा सा हल्का सा कोई एक आइडिया लग जाए, छोटा सा एक वीडियो बना दो। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख के लाया हूँ, ठीक है ना। सिर्फ फैक्ट और समझने की चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखना और थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इन्हें एक बार आप साइलेंट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ साहब, सबसे पहली बात है, देखो ये लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख तो रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है एकदम। कार्बन और उसके यौगिक, देखो सही, सबसे पहली बात है कि जो एक जैव शक्ति सिद्धांत है भाई, इसके अंदर ये जैव शक्ति सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस ने 1815 के अंदर। किसमें? 1815। ये बर्जीलियस कहता है कि कार्बन ओनली प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जैविक क्रियाओं के द्वारा ही या जैविक तंत्र के द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कौन कहता है? बर्जीलियस। सिद्धांत का नाम क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। यानी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो है वो कार्बनिक तंत्र जो है उन्हीं से होगा भाई। जैसे अपना जैविक तंत्र है, कोई भी सजीव है, उनके अंदर कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना, उसके अंदर ही कार्बनिक यौगिक बनेंगे, ऐसा ये कहता था। लेकिन उसके बाद रे एक आदमी आया, वोहलर। कौन आया? वोहलर। इसने 1828 के अंदर सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया लैब के अंदर, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, इससे जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। तो सीधा सा पूछ सकते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? वोहलर ने। कैसे किया? तो ये अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनेट से करवाई, ठीक है। उससे बना रहे अमोनियम साइनेट, ठीक है। उसको फिर गर्म करने से क्या बना? यूरिया बना, ठीक है ना। तो ये देख लो, अकार्बनिक यौगिक है दोनों के दोनों, और जो फाइनल उत्पाद हुआ है उसके अंदर आपको देखो कार्बन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये यूरिया है। इसके बारे में अपन बता चुके हैं कि प्रथम संश्लेषित पदार्थ है लैब के अंदर, ठीक है ना। तो ये वोहलर ने दिया था। उसके बाद देखिए आप लोग, ये कह रहा है कार्बन एक अधातु है भाई। सबसे पहली चीज, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। तो इसमें प्रोटॉन कितने? 6, न्यूट्रॉन कितने? 6, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर संयोजकता पूछे तो कितनी होती है? 4। कार्बन की अगर संयोजकता पूछे तो कितनी होती है? 4। यानी ये 4 भिन्न भिन्न तत्वों से या अपने ही जैसे अलग कार्बन परमाणु से संयोग कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चतु संयोजकता। क्या कहते हैं? चतु संयोजकता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये डायरेक्ट पूछा गया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p2, इस तरह से 1s2 2s2 2p2। ये जो sp-df होते हैं ना, ये उपकोष होते हैं। वैसे मेन कक्षाएं होती है KLMN। इन KLMN के अंदर और छोटे छोटे उपकोष पाए जाते हैं जिनका नाम है sp-df, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन sp-df के अंदर ही मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग ग्रुप के तत्व होते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट और f ब्लॉक एलिमेंट। तो जो एलिमेंट जिस ब्लॉक का होता है, जो एलिमेंट जिस ब्लॉक का होता है, उसका सबसे बाहरी कोष और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ब्लॉक में जाता है। जैसे मान लो कोई s ब्लॉक का तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो s कक्षक में होगा या s उपकोष में होगा। कोई p का है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में होगा, ठीक है। जैसे अपन ये कार्बन पढ़ रहे हैं, ये p ब्लॉक एलिमेंट है, तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? p के अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है? p के अंदर, ठीक है ना। नॉर्मल सी जानकारी देखो। उसके बाद में इसकी जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। इसकी जो ज्यामिति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है।
ठीक है। और दो कार्बन हाइड्रोजन बंध, ये बंध और ये बंध, इनके बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। जनरल सी चीजें पता होगी आपको, ठीक है। उसके बाद में कार्बन का प्रतीक देखो कैसे लिखा हुआ है, 6C और ऊपर में 12, ये तो है परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इस प्रकार से लिखा हुआ है 6C12। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस 12 को इधर ले आते हैं, है तो दोनों सही, लेकिन जनरली ये ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इसमें संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। पूछ ले निम्न में से कार्बन में कौन सा ऐसा गुण पाया जाता है जिससे वो अनेक श्रृंखलाएं बनाता है? तो श्रृंखलन तो चलो हिंदी शब्द है, कैटिनेशन याद रखना। कौन सा गुण पाया जाता है? कैटिनेशन का गुण पाया जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, ठीक है। समस्थानिक कौन कौन से हैं? 6C12, 6C13, 6C14। समस्थानिक वो जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, परमाणु भार अलग अलग। समभारिक वो जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार समान, ठीक है। और ये जो 6C14 वाला है समस्थानिक, ये क्या होता है? रेडियोधर्मी होता है। क्या होता है? रेडियोधर्मी। पूछ ले निम्न में से कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? तो वो कौन सा होता है? 6C14। अब देखिए कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा बातें। कार्बन के अंदर पी पाई ये बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। कार्बन के अंदर पी पाई यानी दो पी उपकोष के मध्य में पाई बॉन्ड बनता है, उसको पी पाई कहते हैं। समझ में आ गई ना चीज, ठीक है। तो पी पाई बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। एक अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक पाई एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा 1 पाई, ये बंध बनते हैं। समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बोला ना, काम की चीजें लिख के लाया हूं, ज्यादा थ्योरी नहीं लाया, ठीक है। और बाकी की अपनी जो काफी सारी चीजें हैं वो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों के क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ छांट के ही लाया हूं, तो ध्यान से देख लेना। अब देखो अपर रूप, कार्बन के अपर रूप क्रिस्टलीय, ठीक है। क्रिस्टलीय के अंदर हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ठीक है। और अगर अक्रिस्टलीय की बात करें तो कार्बन, ब्लैक, कोक, चारकोल, ये कैसे हैं? अक्रिस्टलीय, ठीक है। उसके बाद देखो हीरा। अगर पूछे कि हीरे में कार्बन का संकरण कितना होगा, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो वो होता है sp3। कितना होता है? sp3, ठीक है। और ये पूछ ले कि हीरे के अंदर जो sp3 संकरण है उसमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में बंध लंबाई कितनी होती है? तो बंध लंबाई होती है रे, या तो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, या होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, या तो एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। समझ में आ गई चीज, ठीक है। उसके बाद काले हीरे को बर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ट। काले हीरे को बर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ट। ये जो काला हीरा है वो मेनली कांच को काटने में, हीरे में धार देने में, या उसके कोणों को सही करने में काम में आता है, ठीक है। फिर देखिए जो हीरा है चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, और हीरा चमकता क्यों है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब अपन लाइट के क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। कार्बन का अति शुद्ध रूप, कार्बन का अति शुद्ध रूप है कौन है? हीरा। फिर देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। और एक चीज और, ये जो हीरा है यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। ग्रेफाइट जो है उसकी परतदार संरचना होती है। 2 परतों के मध्य की दूरी पूछे तो 340 पिकोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम।
1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 की घात -12 मीटर। अंतर पता चल गया ना। ये दो देखो, ये 340 है, ठीक है, पिकोमीटर में तो 10 की घात -12। अब इसमें से मैं 2 कम करूंगा तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो कोई एक याद कर लेना, दूसरा याद हो जाएगा। तो ग्रेफाइट में दो परतों के बीच की दूरी कितनी होती है? 340 पिकोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक परत में षटकोणीय वलय पाई जाती है, प्रत्येक परत में षटकोणीय वलय पाई जाती है, ठीक है। जो ग्रेफाइट है उसकी परतदार संरचनाएं होती है, और उन जो परतदार परतें होती है, उन परतों के मध्य के अंदर जो है वो आराम से फिसलन हो सकती है, यानी परतें एक दूसरे के ऊपर आराम से सरक सकती है। इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, चिकना होता है, ठीक है। और इस षटकोणीय वलय के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी पूछे तो 141.5 पिकोमीटर। ये ध्यान रखना रे, अगर परतों के बीच की दूरी तो 340 पिकोमीटर, और जो परतें होती है वो षटफलकीय जो वलय होती है उनसे बनती है। तो उस षटफलकीय वलय के अंदर कार्बन कार्बन की दूरी पूछे तो ध्यान रखना 141.5 मीटर, ठीक है। अब इसमें ग्रेफाइट में अगर संकरण पूछे कार्बन का तो होता है sp2, हीरे में sp3। फिर ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो अन्य कार्बन परमाणु से, मतलब 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वो कहां क्या पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। एक बात बताओ, अगर किसी चार्ज को फ्री छोड़ दिया तो क्या होगा? वो इधर उधर भागेगा, और जब चार्ज गति करता है इसका मतलब वो पदार्थ क्या है? चालक है। तो ध्यान रखना, कार्बन तो कुछ चालक है, ठीक है, लेकिन कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट वो कैसा होता है? चालक। क्यों? चौथे इलेक्ट्रॉन की मुक्त उपस्थिति के कारण, चौथे इलेक्ट्रॉन की मुक्त उपस्थिति के कारण। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है फ्लोरीन बनता कैसे है? तो बनता तो ग्रेफाइट से ही है। किससे बनता है? ग्रेफाइट से। सीधा ही पूछ ले, फ्लोरीन बनता किससे है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट को अक्रिय गैसें हीलियम और आर्गन की उपस्थिति में, हीलियम और आर्गन की उपस्थिति में जब विद्युत आर्क दिया जाता है तब क्या बनता है रे? फ्लोरीन बनता है। क्या बनता है? फ्लोरीन बनता है, ठीक है। फ्लोरीन C60, C70, C350 और भी इससे आगे कार्बन के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक स्थायी फ्लोरीन जो है वो C60 है, ठीक है। इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, क्योंकि बकमिंस्टर ने इसको सबसे पहले ज्ञात किया था, या इसको रे बकी बॉल भी कहते हैं। कौन सी बॉल? बकी बॉल। कौन सी बॉल? बकी। इसके अंदर भी संकरण sp2। तो ध्यान रखना, हीरे में sp3 है, बाकी फ्लोरीन और ग्रेफाइट दोनों में sp2 है, ठीक है। फिर देखिए रे, ये जो संरचना बनाता है ना, जियोडेसिक या गुंबदाकार संरचना होती है, गुंबदाकार संरचना या जियोडेसिक संरचना, ठीक है। ये जो जियोडेसिक, अभी सीईटी के अंदर पूछा गया था रे, अभी फिलहाल जस्ट पूछा गया है जियोडेसिक संरचना, ठीक है। कौन बनाता है? फ्लोरीन। जो C60 होता है, बकमिंस्टर जो फ्लोरीन है, बकी बॉल जो है, उसके अंदर टोटल कितने फलक होते हैं? 32 फलक। कितने फलक? 32, जिसमें 20 तो है षटकोणीय, 20 तो है षटकोणीय, और 12 कितने रे? 12 कौन से हैं? पंचकोणीय। 12 कौन से हैं? पंचकोणीय। ध्यान रखना, C60 में कितने फलक है टोटल? तो 32, जिसमें से 20 षटकोणीय है, 12 पंचकोणीय है। फिर ये कह रहा है कार्बन अन्य यौगिकों के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। कार्बन जो है वो अन्य यौगिकों के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? एक तो होता है एक तो होता है आयनिक बॉन्ड, एक तो होता है
एक तो होता है आयनिक। आयनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये सबसे प्रबल होते हैं, ये सबसे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। कौन? आयनिक बॉन्ड। जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को Na+ और Cl-। तो यहां पे एक जना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक जना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना, यानी आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। एक होता है अभी सह संयोजक। सह संयोजक यानी साथ में मिलकर संयोजन करते हैं, साथ में मिलकर संयोजन करते हैं, मतलब ए और बी आपस में मिलना चाहते हैं, ठीक है, गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन भाई यहां पे तो क्या था, इसके पास बहुत सारा पैसा था और इसके पास टैलेंट था। ये कह रहा है कि भाई मेरे को तू आर्थिक मदद दे दे, अपन पार्टनरशिप डाल देते, बाकी पूरा मैं संभाल लूंगा। ये तो हो गया आयनिक, बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले के पास पैसे नहीं होते तो वो पूरा काम करता है, फिर आगे जम जाती है, चीज चलती है। फिर सहसंयोजक के अंदर दोनों इक्वल हैं, थोड़े पैसे इसके पास हैं, थोड़े पैसे इसके पास है, दोनों ने मिलकर लगाए सहसंयोजक, ठीक है। एक होता है उप सहसंयोजक। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है यहां पे, तो थोड़ा कुछ चांस था, ये नील बटा सन्नाटा है, पूरा का पूरा जो मामला है वो ये सेट करता है। मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ना इस प्रकार की संरचना, इसको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर भेजता है, पूरी तरह से नहीं देता, पूरी तरह से नहीं देता, ये पूरी तरह से दे देता है, ये पूरी तरह से नहीं देता, सिर्फ उसको कहता है कि जब तक तेरे को जरूरत है तब तक मेरा पैसा तेरे पास, बाद में ब्याज समेत दे देना। तो पूरी तरह से नहीं देता है, ये होता है उप सहसंयोजक बंध। ये थोड़े दुर्बल होते हैं। तो अगर आपको जो अपने बॉन्ड है उनकी अगर आपको स्ट्रेंथ पूछ ली जाए तो सबसे ज्यादा आयनिक, फिर सहसंयोजक, फिर उप सहसंयोजक। तो कार्बन अन्य यौगिकों के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। जैसे कि देखो CH4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? CH4। अब आपको पता है कार्बन का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, अभी अपन ने पढ़ा ना, 1s2 2s2 2p4, ये बाह्यतम कोष है इसका। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है। बाह्यतम कोष की पहचान कैसे करते हैं? जो आगे के नंबर होते हैं उससे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4, यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 4। जितने इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाह्यतम कोष में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों को वो दे सकता है या ले सकता है। तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन। अब ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, तो कार्बन के पास 4 है और हाइड्रोजन के पास 1 ही है, तो कार्बन कितने हाइड्रोजन को और जोड़ सकता है? 4 को। ये इस प्रकार से जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है, और क्या बन जाता है रे? CH4। तो ध्यान रखना कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ठीक है, तो ये संरचनाएं ध्यान रखना, CH4 की बनाई है, CO2 की बनाई है मैंने। कार्बन में 4 और ऑक्सीजन में कितने? 6, ठीक है, देख लेना वापस से। फिर सहसंयोजी बंध दुर्बल होते हैं, इसलिए सहसंयोजी अणुओं या पदार्थों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। एक बात ध्यान रखना, वैसे तो सहसंयोजी बंध जो है वो कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बनेगा वो अत्यधिक प्रबल होता है, ये ध्यान रखना। अब जैसे कि हीरा है, हीरे के अंदर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा है। फुलरीन का भी ज्यादा है, ग्रेफाइट का भी ज्यादा, लेकिन हीरे का बहुत ज्यादा है। लेकिन अन्य जो कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन दूसरे के साथ, किसी दूसरे तत्व के साथ अगर वो सहसंयोजक बंध बना रहा है तो वो थोड़े दुर्बल होंगे। इसकी वजह से जो कार्बनिक यौगिक है उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि बॉन्ड दुर्बल होता है तो आसानी से तोड़ सकते हैं, तो एनर्जी कम चाहिए।
फिर कार्बन कार्बन बंध कैसा होता है, प्रबल होता है। ठीक है, अब देखिए रे, ये जो समूह लिखा हुआ है CH3, फिर ये CH, फिर CH3, इस समूह को आइसो समूह कहते हैं। इस समूह को क्या कहते हैं, आइसो समूह कहते हैं। इस समूह को क्या कहते हैं, आइसो समूह कहते हैं। और ये जो समूह लिखा हुआ है इसको कहते हैं नियो। क्या कहते हैं, नियो। आगे एक वैलेंसी छोड़ रखी है, देखो CH3 कार्बन की 4 होती है, तो इस कार्बन की तो चारों पूरी हो गई, इसके भी 3 हाइड्रोजन चौथा हिस्से, इसके भी 3 हाइड्रोजन चौथा हिस्से, लेकिन यहां पर देखो 1 2 हाइड्रोजन कितने, 3, और एक बाकी है, तो ये आगे छोड़ेगी नहीं, आगे जुड़ सकता है, आगे और भी जुड़ सकता है। तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, नियो ग्रुप। ठीक है, अगर इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है और आगे ऐसा डैश है तो नियो, और इस कार्बन की अगर 1 2 वैलेंसी ही पूरी, सॉरी 3 वैलेंसी पूरी है और चौथी वैलेंसी छोड़ रखी है, ये तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, इसको क्या कहते हैं, आइसो समूह। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जैसे कि इसका यूज कहां आता है, तो देखो जैसे मैंने एक चीज लिखी इस प्रकार से CH3 CH CH3, ये मैंने लिख दिया CH3। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है भाई, आइसो का। तो इस आइसो के नाम, इस आइसो के ऊपर डिपेंड कौन करता है, इस यौगिक का नाम डिपेंड करता है। इस आइसो के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इस यौगिक का नाम। ठीक है ना, जैसे अपन इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन, क्या बोल सकते हैं, आइसोब्यूटेन, 1 2 3 4। ठीक है ना, अभी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखो, ये वापस आ गया, चलिए फिर ये कह रहा है CH4 को है ना मार्स गैस कहते हैं, ध्यान रखना। CH3OH, इसको क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रिड, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। फिर HCOOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटियों से प्राप्त होता है, लाल चींटी को फॉर्मिका कहते हैं। उसके बाद में ये लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल, क्या लिखा हुआ है, लैक्टिक अम्ल लिखा हुआ है। ये क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, दूध से प्राप्त होता है, दूध को लैक्टम बोलते हैं, इसलिए क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल। भूख के पेट डकारा की करा मेरे। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। एक तो होता है कार्बन का एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, सीधा फॉर्मूला ही पूछ ले क्या पता। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, यानी 2 कम कर दो। यहां पे +2 था, 2 कम किया तो 2 हो गया, CnH2n हो गया, उसमें से 2 कम किया तो CnH2n-2, तो एक को याद रख लो। फिर एल्केन के अंदर क्या पाया जाता है, एकल बंध। एल्कीन में क्या पाया जाता है, द्विबंध। और एल्काइन में क्या पाया जाता है, त्रिबंध। जो एल्केन है वो संतृप्त, बाकी दोनों असंतृप्त। एल्केन क्या है, संतृप्त, बाकी दोनों असंतृप्त। ठीक है, जैसे कि ये देखो, गिनती पता है रे, आप लोगों को गिनती पता है क्या, ये वाली मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको कहेंगे रे मैथ। जैसे हो गया मेथेन, बोलते हैं कार्बन कितना है, 1। फिर रे एथ, अगर 2 कार्बन है, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक।
ये अपनी केमिस्ट्री की गिनती है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब देखो, ठीक है, दिख के ये बना रहे एथेन, 2 कार्बन क्या होता है एथ, 2 कार्बन क्या होता है एथ, 2 कार्बन क्या होता है एथ। ये है क्या एल्केन, तो एल्केन का उसके पीछे क्या जुड़ेगा एन, तो एथ प्लस क्या हो गया एन, तो क्या बन गया एथेन, एथ प्लस एन क्या हो गया एथेन। एल्केन का अनुलग्न है रे एन, क्या है एन, इसका इन, इसका आइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये जो पीछे एन इन आई है ये अनुलग्न है, जो पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, और जो आगे जुड़ते हैं वो पूर्व लग्न होते हैं। समझ में आ गई चीज, ठीक है ना, तो ये बन गया। फिर देखो ये लिखा है C4H10, 4 कार्बन पे क्या होता है ब्यूट होता है कि नहीं होता है ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन पे ब्यूट, और है क्या ये एल्केन, तो पीछे क्या जुड़ेगा एन, तो क्या बन गया रे ब्यूटेन, क्या बन गया ब्यूटेन, क्या बन गया ब्यूटेन। ठीक है, फिर देखो ये लिखा हुआ है CH3 CH CH2 CH3, और इस पे एक CH3 नीचे जुड़ा हुआ है। जब कभी भी ऐसी कुछ मैटर आ जाए तो सब पहला ध्यान रखना, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, भले कैसे ही करो 1 2 3 4 या 1 2 3 4। ठीक है, कहीं से भी आप नंबरिंग करोगे तो 4 ही आएगा, एक ये एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको प्रतिस्थापी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिस्थापी कहते हैं। मेथिल नाम है इसका, क्या नाम है मेथिल, क्या नाम है मेथिल। जो CH3 होता है 1 वैलेंसी फ्री वाला उसको मेथिल कहते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे रे, तो देखो जो प्रतिस्थापी होते हैं ना उनका नाम सबसे पहले लिखते हैं। देखो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है तो 2 पे, तो ये मैंने लिखा है 2 के बाद में ये प्रतिस्थापी है तो क्या आ जाएगा मेथिल, क्या आ जाएगा मेथिल, 2 मेथिल हो गया प्रतिस्थापी का काम। अब अपनी श्रृंखला में कार्बन कितना है 4 के लिए रे ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, और एल्केन का अनुलग्न एन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी तरह से देखिए अगला, ये देखिए एक बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक बार ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ये तो पता चल गया होगा, इसको साफ कर देता हूं, और नहीं है तो अपना वीडियो तो है, उसको थोड़ा रिवाइज करके देख लेना। ये कह रहा है देखिए CH3 CH Cl CH Br और CH3। अब देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो पहले ये आता है, इधर से काउंटिंग करूं तो पहले ये आता है। अब काउंटिंग किधर से भी करो, होनी क्या है 4 कार्बन की श्रृंखला, लेकिन करनी किधर से, तो ध्यान रखना अल्फाबेट काम में आएगा। इसका नाम है ब्रोमीन, इसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, तो बी पहले आता है कि सी पहले आता है भाई, तो बी पहले आता है, तो जिधर से ये पहले आ रहा है उधर से शुरू करनी है काउंटिंग। कर दी काउंटिंग शुरू। अब काउंटिंग शुरू करने के बाद इनका नाम लिखना है। ठीक है, तो पहले कौन आया 2 ब्रोमो, ठीक है 3 क्लोरो, और पीछे ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। समझ में आ गई चीज, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अगला देखो रे सेम टू सेम है ये भी। ठीक है, CH3 CH CH CH3 इस पे जुड़ा है आई, इस पे जुड़ा है आयोडो समूह नाइट्रो समूह। ठीक है, आई पे लिया हुआ N तो आई, तो नंबरिंग करो इधर से। ठीक है, अब जिधर से नंबरिंग जो पहले आ रहा है तो 2 आयोडो 3 नाइट्रो, क्या हो गया ब्यूटेन, 3 नाइट्रो ब्यूटेन। इसके अंदर भी देखो
क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब सी पहले एफ पहले, तो सी पहले, तो पहले ये तो इधर से शुरू करी तो क्या आ गया 2 क्लोरो, क्या आ गया 2 क्लोरो और 3 फ्लोरो, और ब्यूटेन का ब्यूटेन तो है ही, ठीक है। ये एल्केन का नामकरण खत्म, एक ही बार में सब कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एल्कीन पे। अब देखो रे, एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर है ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलेंगे, यानी उनकी काउंटिंग भी होगी, यानी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे, या जिधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब देखो कैसे क्या है, ये तो हो गया, देखो 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन को क्या कहते हैं एथ, क्या कहते हैं एथ, और इसका अनुलग्न क्या जुड़ेगा एल्कीन का ईन, तो क्या बन गया एथीन, क्या बन गया एथीन। उसके बाद देखो ये वाला क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो भले इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, कार्बन तो 4 ही है, लेकिन फिर भी अपन शुरू किधर से करेंगे, इधर से। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से शुरू करने पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, यानी जिधर से डबल बॉन्ड या प्रतिस्थापी को कम अंक मिलता है नंबरिंग उधर से शुरू करनी है, ठीक है। अब नंबर कर दिया है क्या रे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या जाएगा ब्यूट। एक बात ध्यान रखना, जो प्रतिस्थापी अभी अपन ने करे थे ना, उन प्रतिस्थापियों को तो अपन आगे लिखेंगे, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ये तो क्या है एल्कीन और एल्काइन है, ईन और आइन है, तो ये तो अनुलग्न है, ये तो पीछे ही आएंगे। तो ब्यूट 1 ईन क्या हो गया ब्यूटीन, या इसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे वाला देखो, ये देखो इसके अंदर क्या है डबल बॉन्ड यहां सरक गया, तो 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2, वैसे नॉर्मल तो लिखा तो ऐसे ही जाता है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। ये 2 इन किसको दर्शा रहा है कि जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है 2 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ये वाला देखो जरा, हां अब इसके अंदर लंबी श्रृंखला का चुनाव करो रे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक श्रृंखला है 1 2 3 4 1 2 3 4, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये वाली बन रही है, देखो अगर आप देखो तो सबसे लंबी जो श्रृंखला बन रही है वो ये वाली बन रही है 5 कार्बन की, लेकिन अपने को इस श्रृंखला को लेना नहीं है। ध्यान रखना, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए या जिसके अंदर ज्यादा प्रतिस्थापी हो, हमेशा श्रृंखला वही चूज करनी है जिसके अंदर जिस श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए या जिस श्रृंखला में अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो, वो श्रृंखला चूज करनी है। तो अपना डबल बॉन्ड कहां है रे, ये रहा, ठीक है। तो अपन श्रृंखला कौन सी चूज करेंगे, ये वाली कर ली। उसके बाद देने हैं नंबर किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को या प्रतिस्थापियों को कम अंक मिले, तो ये लो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब देखो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है ये 2 कार्बन, ये भी प्रतिस्थापी, इसको कहते हैं एथिल, क्या कहते हैं एथिल, 2 कार्बन है ना, इसको क्या कहते हैं एथिल, ठीक है। तो देखो नाम क्या हो जाएगा 2 एथिल, कार्बन कितने रहे 4, ब्यूट 2 इन, 2 एथिल ब्यूट 2 इन, समझ में आ गई चीज इस प्रकार से। उसके बाद देखो ये रहा, ठीक है, इसके अंदर
ये लिखा हुआ है CH2 Cl CH2 डबल बॉन्ड CH3। फिर से वही बात, नंबरिंग किधर से करोगे? अब देखो यहां पर क्या समस्या है कि इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 तो भी डबल बॉन्ड 2 पे, और इधर से करोगे तो 1 2 3 4 तो भी डबल बॉन्ड 2 पे। लेकिन करनी किधर से? इधर से। क्यों? अब डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम आ गया, लेकिन प्रतिस्थापित तो है, तो इसको कम नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रे? 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर देखो ये अपना एल्काइन, ठीक है, ये लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ एथ कहते हैं। एथ के बाद में अनुलग्न क्या आएगा? आइन, तो क्या बन गया? एथाइन। क्या बन गया? एथाइन। ठीक है, उसके बाद में ये देखो ये लिखा हुआ है CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब 4 कार्बन है, नंबर किधर से भी दो, लेकिन किससे शुरू करना है? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया रे? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। ये है कितने पे? 1 पे, क्या हो जाएगा? 1 आइन। प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन, प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन हो गया। उसके बाद इसको देखो जरा, ये लिखा हुआ है CH3 CHC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर भी रे CH3। तो सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है? अपने को चुनाव करना है। तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक अपने पास कैसी है? 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5। एक इसको भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। दोनों की दोनों श्रृंखलाओं के अंदर, दोनों की दोनों श्रृंखलाओं के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और दोनों श्रृंखलाओं के अंदर देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने पे आ रहा है रे? 3 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे? इधर से करो शुरू, 1 2 3 4 5, सीधी सीधी लंबी वाली करेक्ट अपन तो। ठीक है, अब 4 पे कौन जुड़ा हुआ? देखो मेथिल, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। 5 कार्बन के लिए पेंट, और इधर से ये कार्बन कितने पे? 2 पे, तो 2 आइन। ठीक है, 4 मेथिल पेंट 2 आइन या 4 मेथिल 2 पेंटाइन। ठीक है भाई, ओके। अगला देखो, ये रहा CH2 के नीचे Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका देखो क्रमांक देखो 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। अब यहां पे देखो 2 जुड़े हुए हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इधर से करो 1 2 3 4 5, या इधर से करो सेम। ये देखो एक तो डबल ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है क्या? 5 कार्बन का, तो ये 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। ठीक है, फिर 1 और 4 दोनों पे क्या आ रहा है? 1,4 1,4 पेंटाइन, 1,4 पेंटाइन या पेंट 1,4 आइन। ठीक है, ये अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, सब उदाहरण इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ज्यादा हेवी नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हाँ भाई, अब देखिए आगे। अब मेरे फ्रियोन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनको ही अपन क्या कह देते हैं? फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन का नामकरण पूछा जा सकता है, फ्रियोन XYZ। फ्रियोन का नामकरण क्या होता है? फ्रियोन XYZ।
X का मतलब होता है कार्बन की संख्या -1, Y का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या +1 और Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या। यानी X का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या -1, Y का मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1 और Z का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये जो अपना Y है वो ऑलवेज एक ही रहता है लगभग सब जगह। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है CFCl3, इसका नाम क्या? तो देखो CFCl3 नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो आएगा फ्रीऑन, फिर आएगा XYZ। अब देखो X क्या है? कार्बन की संख्या -1, ये कार्बन एक ही है, 1 - 1 0। फिर कह रहा है Y हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन है क्या कहीं पे? नहीं, 0 +1, ये आ गया 1। Z फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितना है? फ्लोरीन 1, तो फ्रीऑन 11 नाम हो गया इसका, फ्रीऑन 11 या फ्रीऑन 011, सिंपल है। इसी प्रकार के देखो CF2Cl3, X का मान C-1, C एक ही है वैसे तो 0, Y का मान H1 और Z का मान क्या है? फ्लोरीन कितने हैं? 2, तो फ्रीऑन 012, ये देखो। ठीक है, चलो अब इसके बाद कुछ एक पॉइंट है अलग अलग। देखो भाई, एथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है ना, ये जो एक ग्रुप होता है इसको कहते हैं ऑल। इसका जो अनुलग्न है वो क्या होता है? ऑल। यानी ये किसी के पीछे अगर जुड़ेगा तो नाम में क्या लगेगा? ऑल लगेगा। जैसे एल्केन में क्या लगता था? एन, यहां क्या लगेगा? ऑल। ठीक है, एथेनॉल, एथ के अंदर कितने कार्बन होते हैं भाई? 2। ठीक है, तो C और इसमें ये ऑल है तो क्या जुड़ेगा? OH। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, CH3CH2OH, ये क्या हो गया? एथेनॉल। अगर पूछे मेथेनॉल तो एक कार्बन CH3OH। ठीक है, एथेनॉल ये होता है देवदास किस्म का और मेथेनॉल ये होता है सूरदास किस्म का। मतलब क्या? अल्कोहल ये जो होता है, ठीक है, इसको ज्यादातर यूज में लिया जाता है, ये जो है ना पीने के लिए। ठीक है, और ये मेथेनॉल जो है वो अलग अलग दूसरी अभिक्रियाओं में काम में लिया जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है ना वो विषैली होती है, ध्यान रखना। कैसी प्रकृति होती है? विषैली प्रकृति होती है। आदमी मर सकता है या अंधा हो सकता है, मेनली इसकी जो आंखें हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या कहते हैं? सूरदास। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जहरीली शराब की वजह से इतने लोग बीमार, इतने लोग मर गए, तो वो जहरीली शराब कौन है? जब इस एथेनॉल के अंदर मेथेनॉल मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? जहरीली शराब। ठीक है, अगर डायरेक्ट ये पी ले तो मरना निश्चित ही है, इसमें मिला दे तो बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद सिरका। सिरका होता है एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, कहीं पे 5 से 6% भी आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे मान लो 4 से 8% भी आ जाएगा। तो आप इसके इर्द गिर्द, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं, इसके इर्द गिर्द आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर इसके परसेंटेज अलग अलग होते हैं विनेगर के। अब देखो रे, ये कह रहा है साबुन जो होते हैं ना, कार्बोक्सिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। मैंने पूरी थ्योरी नहीं लिखी, मैं पहले कहा पॉइंट टू पॉइंट लिख के लाया हूं। ठीक है ना, साबुन जो होते हैं वो कार्बोक्सिक अम्लों के CH3COO कार्बोक्सिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बोक्सिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जो सोडियम लवण है वो साबुन कैसे? कठोर। जो पोटेशियम लवण है वो साबुन कैसे? मृदु। ध्यान रखना, जो सोडियम लवण के साबुन है वो कठोर, जो पोटेशियम लवण के साबुन है वो मृदु। जो मृदु साबुन है उनका उपयोग, ठीक है, जो पोटेशियम लवण है उनका उपयोग शेविंग क्रीम के अंदर, शैम्पू के अंदर, और भी जो सॉफ्ट साबुन होते हैं। ठीक है, आजकल एक वो साबुन आने लगे पियर्स करके आता ना, कांच के जैसा, ठीक है ना, पारदर्शी साबुन। तो साबुन जितना पारदर्शी होता ना, ध्यान रखना उसमें ग्लिसरीन की मात्रा उतनी ज्यादा होती है। ग्लिसरीन मिलाने से साबुन में पारदर्शिता बढ़ती है और अच्छी क्वालिटी का साबुन बनता है। ठीक है, पारदर्शी साबुन के लिए ग्लिसरीन उपयोगी है। कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन।
ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या करते रहिए, ये जो सोडियम और पोटेशियम आयन है ना साबुन के अंदर, इसको हटा के खुद इनकी जगह पे आ जाते हैं। तो अब ये साबुन क्या हो गए रे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, सोडियम पोटेशियम तो हट गए, इसकी जगह पे क्या आ गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अब ये साबुन क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं कठोर जल में, जो अवक्षेपित ही नहीं होते। समझ में आए ना चीज। इसलिए ये साबुन जो है कठोर जल के अंदर अच्छी तरह से साफ नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है अपमार्जक जो है वो सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। कौन, अपमार्जक, किसके, सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। कौन, अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक है वो साबुन की तुलना में अच्छे जाग देते हैं, अच्छी सफाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सल्फोनिक लवण है। ठीक है, अगर ये इसको हटा भी देगा तो ठीक है, तो कठोर जल के जो ये है इसको हटाने पर सल्फोनिक लवण बन जाएंगे। ठीक है, जो जल में घुले हैं। बस ठीक है, तो ये अपना जो है कार्बन अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, और बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन लेके आ रहे, बहुत ही अच्छे, बहुत शानदार दमदार क्वेश्चन। इस थ्योरी के साथ साथ और भी कई सारी एक्स्ट्रा चीजें उसमें क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे कि अभी करता आ रहा हूं बल और गति वाले में देख लो, गुरुत्वाकर्षण में अपने पूरा टॉपिक क्लियर करा था। ठीक है, पाचन के अंदर करा था। अब जो आज का, ठीक है, ये तो हो गया एक स्पेशल डिमांड के ऊपर। अब अपना जो MCQ आएगा वो आएगा श्वसन के ऊपर। ठीक है ना, तो वो वही है, आपको मिल जाएंगे। वैसे भी आप लोग नाइट में देखते हो, ठीक है, दिन में आपको समय नहीं है, तो देखते रहो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।